तो आ जाओ चैंपियंस। मैट्रिक्स का मतलब समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिख दी हैं। ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भली भांति जानते हो, बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना भी आप समझते हो। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी हो तो बड़े सारे इक्वेशंस आप पहले छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर इन इक्वेशंस का क्या काम समझते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वेशंस इसलिए लिखी ताकि मैं आपको मैट्रिक्स बता पाऊं, और मैं क्या कर रहा हूं कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ठीक है। और एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं उनको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, और जो राइट साइड में 1 7 वैल्यूज दे रखी हैं इनको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जी। अब ये जो तीन स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने अलग अलग बना दिए हैं दोस्तों, इसी को ही हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर कलेक्टिवली तीनों को बोलूं तो उनको बोलूंगा मैट्रिसेस। इसका मतलब ये कि मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल है जी। ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो मैट्रिक्स के अंदर रखा, आई मीन मैट्रिक्स जो बनाई, अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझूं, ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स तो रख दिए, बट नंबर्स क्या ऐसे ही रख दें? कहां पर रखने हैं, कैसे रखने हैं? यस, बिल्कुल ये मैटर करता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें 2 5 हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, और ये 3 2 भी हॉरिजॉन्टल वेज में अरेंज्ड है। तो इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को तो हम रोज का नाम देते हैं, और जो ये नंबर्स वर्टिकली अरेंज्ड हैं जैसे 2 3 और 5 2, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दो रोज हैं। पहली रो R25, तो इसको हम R1 बोल देंगे, और जो नीचे वाली रो है उसको हम R2 बोल देंगे। उसी तरह से कॉलम्स में जो पहला कॉलम है 2 3, इसको हम C1 बोल देंगे, और 5 2 जो है उसको हम C2 बोल देंगे। ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स है। सवाल ये भी उठता है कि जी कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हो सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो अभी उसको भी समझते हैं। अब यहाँ देखिए एक और चीज जो मैं बताऊं आपको, कि ये जो नंबर्स हमने रखे 2 5 3 2, अच्छा इनको एक तो ये कि इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्रीज भी बोल देते हैं। कुछ बुक्स में आपको इसको एंट्रीज वर्ड यूज किया जाएगा, तो ठीक है, प्राइमरीली हम लोग इसको एलिमेंट बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये कि जी ये जो एलिमेंट्स रखे गए हैं इनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि मैं इस 5 को इस जगह पर ना रख करके यहां रख दूं, और 3 जो यहां लिखा हुआ है उसको मैं यहां पर रख दूं। नहीं, मैट्रिक्स तो ये बन गई। मैट्रिक्स तो इसको भी कहेंगे क्योंकि ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन अ पर्टिकुलर मैनर, रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर दिया है। बट ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो जी ये चारों नंबर्स तो सेम है आप कहेंगे, तो सर फिर डिफरेंट क्यों है ये मैट्रिक्स? अरेंजमेंट डिफरेंट है बच्चों। नंबर्स की पोजीशन अलग अलग हो गई है, और ये इक्वल नहीं है। और इक्वल कब होती है मैट्रिसेस, ये भी हमारा एक टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। बने रहो साथ में। अच्छा जी, तो एलिमेंट्स की पोजीशन हो गया, इक्वलिटी समझनी है, ये कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे ही। साथ ही एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जी हमने इन लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, मैट्रिसेस बना दी। अगर मान लीजिए मुझे यही लीनियर ये मैट्रिसेस पहले दी जाती और मुझे यहां से लीनियर इक्वेशंस में जाना होता, तो क्या करते? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब हम डिस्कस करेंगे आगे, तब हम इस क्वेश्चन को वापस लेकर के आएंगे, और तब करेंगे कि इन मैट्रिसेस को वापस लीनियर इक्वेशंस ये वाली फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। समझिएगा इसको डिटेल में। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना तो आप बड़ी आसानी से जानते हैं इन इक्वेशंस का। लेकिन अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा होगा और मैट्रिक्स मेथड को यूज करके, एक नया मेथड है, नया टॉपिक है, उसको यूज करके अगर मुझे एक्स और वाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और हमारे इनफैक्ट चैप्टर नंबर 3 एंड 4 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो आपके एनसीईआरटी के 3 एंड 4 नंबर चैप्टर है, दोनों ही करने के बाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के बाद, बाय द एंड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट हम वापस अगेन इस क्वेश्चन पे आएंगे, और तब समझेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज हम मैट्रिक्स मेथड को और डिटर्मिनेंट्स को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़े ही मजेदार होने वाले हैं दोनों चैप्टर्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। बने रहो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो मैंने शुरू में डिस्कस किया आपसे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। आइए। तो जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। वापस कुछ मैट्रिसेस का एग्जांपल रख देते हैं जी यहाँ पर।
ठीक है, और ये जो हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, ठीक है ना, ये कौन सी भाषा लिखी है इस पर वापस आएंगे अभी। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कॉन्सेप्ट को, और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पर 2-3 मैट्रिसेस बना रहा हूँ, ये देखिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी मैंने आपको रोज एंड कॉलम्स बताया, समझे। जो हॉरिजॉन्टल है 2 3, ये एक रो है R1, ठीक है जी, और ये दूसरी रो है, आप समझ रहे हैं, ये हमने बात करी। तो नंबर ऑफ रोज इस पर्टिकुलर केस में कितने हैं जी, 2 रोज है। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। तो इसमें हमने कॉलम्स देखे 2। अब मैं अगर इसको 2 into 2 मतलब मल्टीप्लाई वाला, इंटू नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, 2 into 2 या 2 × 2 या 2/2 ऐसा बोल देते हैं, और इसी को मैं ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स बोलता हूं। इन जनरल मैं बोलूं कि m/n ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, जिसमें m नंबर ऑफ रोज होती हैं उस मैट्रिक्स की, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात समझ रहे हैं जी, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। 2/2, 2 × 2 इस तरीके से बोल सकते हैं, m/n या m×n। जनरली स्पीकिंग m/n ज्यादा प्रेफर किया जाता है बोलने की सेंस में। हाँ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 2 कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने में मुझे जो मिल जाएगा, यानी m मल्टीप्लाई बाय n विल गिव मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा जो इस मैट्रिक्स के अंदर है टोटल। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मिलाकर के एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। तो 2 × 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं जी, इसके अंदर कितनी रोज मुझे दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स 1 2, सॉरी, नंबर ऑफ रोज की अगर बात करें तो 101, दैट इज 1 ओनली, एक ही रो है इसके अंदर। और अगर कॉलम्स की बात करें तो कितनी है जी, 1 2 3, तो 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1/3। उसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं तो जी कितनी रोज दिखाई दे रही है मुझे, 1 2 और 3, 3 रोज है, और कॉलम एक ही है इसके अंदर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रोज एंड 1 कॉलम, यानी 3/1। रिमेंबर, पहले हमेशा रोज लिखी जाएंगी, उसके बाद कॉलम्स लिखा जाता है। ठीक है जी, ये याद रखना है, गलती कर देते हैं इनिशियली जी, हमें पहले रोज लिखनी है, कॉलम लिखना है। तो रिमेंबर, इट इज ऑलवेज रोज द हॉरिजॉन्टल फर्स्ट, एंड देन उसके बाद जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको लिखा जाता है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। ठीक है, अब ओके, अब इस भाषा को समझने के लिए चलिए पहले इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो ये जो आप समझ गए हैं, इसको यहाँ कर दिया मैंने। तो अब समझते हैं हम पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि यस, एलिमेंट्स कहाँ पर रखे जाएंगे। तो उसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर मैं एक 3/3 मैट्रिक्स की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। इन जनरल अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट रखूंगा इस पोजीशन पर, ये पोजीशन आप समझ रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है ना, 3 रोज होने वाले हैं और 3 कॉलम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी नंबर्स रख देंगे और उसको समझेंगे। तो पहले मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ। तो अगर मैं इस पोजीशन पर एक एलिमेंट रखूं, ए लेट्स से, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ऑफ कोर्स ये पोजीशन कौन सी है जी, फर्स्ट रो है। तो मैंने A1 लिख दिया, और इस 1 के साथ मैंने एक 1 और लिखा है। मतलब पहला 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पहली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा 1 लिखा है वो पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ये वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में है, R1 में है, और जो यहाँ पर है वो कॉलम है। तो पहली रो और पहला कॉलम, उसका एलिमेंट जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है रो और कॉलम, पहली वो A11 रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अब आप समझ जाएंगे ये कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम है जी। ठीक है, उसके बाद ये पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट रो होगी और थर्ड कॉलम हो जाएगा ये। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इसको R2 और इसको R3 बोल रहा हूं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं ना, दिस पोजीशन विल बी A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मैंने बताया पहले हम रो की बात करेंगे, उसके बाद कॉलम की बात करेंगे। तो सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो आप ये बड़े आसानी से बता पाएंगे जी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया। दिस बिकम्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम।
क्लियर है जी। तो हमने यहाँ पर 9 एलिमेंट्स की पोजीशन देखी और अब आप देख रहे हैं क्योंकि हर एलिमेंट की पोजीशन अलग है तो ऑब्वियसली जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ऐसा नहीं कि मैं जी 2 3 5 2 में चाहूं तो इन एलिमेंट्स को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दूं, नहीं, वो मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है जी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, अब आप देखिए कि इसको अगर मैं यहाँ पर एक सिंबॉलिकली लिखूं तो मैं इसको ए आई जे इन स्क्वायर ब्रैकेट रख रहा हूं। आप समझ रहे हैं, मैंने ये 9 एलिमेंट्स पूरे रिड्यूस करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए आई जे इन द स्क्वायर ब्रैकेट रख दिए और बाहर इन जनरल में m बाय n, जो ये हमने ऑर्डर लिखा उसको मैंने m बाय n लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी। अब a इज इक्वल टू ए आई जे m बाय n, यहाँ पर i और j का क्या मतलब है कि i की वैल्यू लाई करेगी जी 1 और m के बीच में। ये आप समझ रहे हैं कि यहां पर m क्या था 3, तो i की वैल्यू यानी कि पोजीशन ऑफ द रो 1 2 एंड 3, i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक थी, वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1 से लेकर m तक रहेगी। और जो दूसरा है पोजीशन j यानी कॉलम की पोजीशन, वो क्या रहेगी जी 1 और n के बीच में। और ये भी समझ में आ रहा है कि i और j जो है उनकी वैल्यूज नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगी। ये बात समझ में आती है? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब आपको ये भाषा समझ में आई होगी कि जी ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में। दिस इज कॉल्ड द नोटेशन फॉर अ मैट्रिक्स, इन जनरल फॉर्म, कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी एक मैट्रिक्स है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं जहां पर ए आई जे डिनोट कर रहा है एवरी एलिमेंट और m बाई n डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को, और i j की वैल्यूज इस तरीके से 1 और n के बीच में लाई कर रही है। क्लियर है जी? तो ये हमारा नोटेशन हो गया। और ए आई जे इन जनरल इज द ijth एलिमेंट, इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द ijth एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ijth एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल लेटर्स a b c x y z इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है जी? तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने समझा विच इज m बाय n। ऑफ कोर्स यहाँ पर m और n की वैल्यूज भी नेचुरल नंबर ही रहने वाली है। ठीक है, और दूसरा जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में वो देखते हैं। अब ये देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इन द मैट्रिक्स ए वो पूछ रहे हैं जी बताइए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो भैया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम m बाय n जानते ही हैं, तो m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है जी हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं जी 1 2 3 एंड 4। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर 3 बाय 4, दैट्स इट। सिंपल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्कर। ठीक है जी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो मैंने आपको बताया इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो 12 एलिमेंट्स है, काउंट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऑल्दो जरूरत नहीं है, आई मीन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक। तो 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, अब ये हो गई पोजीशन वाली बात जो हमने बात करी थी। A13 का मतलब क्या है जी, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, समझ रहे हैं आप? फर्स्ट रो हमारी ये है और थर्ड कॉलम हमारा ये वाला है, तो ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली पोजीशन हो गई 19। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट तो बड़ा आराम से आप बता ही सकते हैं। तो A13 कितना हो जाएगा जी 19। ठीक है, उसी तरह से A21 की वैल्यू पूछेंगे तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट कौन सा आएगा 35। तो ये तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम इज -5, second row fourth column, second row and fourth column is 12, second row third column is 5/2। तो ये आंसर्स हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, एक करते हैं तो दूसरा समझ में आ जाएगा। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत स्लोली समझ रहे हैं, ऑब्वियसली नया कॉन्सेप्ट है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने ये देखा कि m बाय n तो ऑर्डर होता है, इनको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो ऑर्डर हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं mn होते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं जी 24 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी? 24 एलिमेंट्स हैं और पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अच्छा, इसको तो देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 13 वाला केस तो सेकंड हो गया। तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं हमें,
तो अब इसका मतलब ये है कि 24 एलिमेंट्स, मतलब 24 एलिमेंट्स समझ रहे हैं, 24 एलिमेंट्स कैसे अरेंज हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से आपने क्या करना है जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पहले तो मान लीजिए एक रो बना सकते हैं, और कॉलम कितने बनाएंगे फिर उस केस में 24, तभी तो 24 इंटू 1 मिलकर के 24 एलिमेंट्स बनेंगे, तो 1/24 एक हो सकता है। और दूसरा क्या बनाएंगे जी हम, अब करना ये है आपने, ऐसा रैंडम तो नहीं सोचूंगा कि मैं जी 24 किन किन को मल्टीप्लाई करके आता है, तो ठीक है वो भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल एक आसान तरीका क्या रहेगा, आप इस 1 को 2 कर दीजिए। 2 ऐसा नहीं कि हर जगह 2 ही करना है, 24 की टेबल, मतलब 2 की टेबल में 24 आता है, वो इसका फैक्टर है, इसलिए मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 अगर लेकिन यहाँ पर लिख दिया है तो ऑब्वियसली 24 को फिर 2 से डिवाइड करके तो 12 करूंगा, तभी तो 12 2 24 होगा, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल बन सकती है मैट्रिक्स, वो 2/12 बन सकती है, ठीक है, जिसमें 2 रोज और 12 कॉलम्स होंगे, ताकि टोटल मिलाकर के एलिमेंट्स जो है वो 24 रहे। उसी तरीके से 3 रोज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं जी, 3 रोज होंगी तो 8 कॉलम्स बन जाएंगे, पॉसिबल है। क्या 4 रोज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, 4 के साथ 6 कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। क्या 5 रोज हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, बिकॉज 5 रोज बनेगी तो कॉलम्स कितने बनेंगे जी 24, तो हमें आंसर चाहिए टोटल, 24 आएगा नहीं 5 से डिवाइड करने पे, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब अगला 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 का नंबर आया तो ऑब्वियसली 6 के साथ क्या आएगा जी 4। तो अब ये देखिए जैसे ही आप पिछले वाले के उल्टे पे पहुंच जाएगी, 4/6 था, 6/4 उल्टा कर दिया इसका, इस पे आ गए, तो अब आपको कुछ और नहीं सोचना है, बस सिंपल इनको वापस उल्टा करके लिख दीजिए, 3/8 को लिख दो 8/3, और दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है जी 12/2 हो सकता है, और जो 24/1 1/24 लिखा है इसको 24/1 लिख दीजिए, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है जी। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे 24 एलिमेंट्स की मैट्रिसेस बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगला पार्ट वो बोल रहे हैं इसी में ही कि 13 एलिमेंट्स अगर होते तो ऑब्वियसली अब 13 में 1 से स्टार्ट करनी है, तो 1/13 तो आएगा ही आएगा। अब क्या 2 3 4 5 कोई भी 13 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं जी, 13 तो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब तो एक ही केस बनता है 1/13 और दूसरा 13/1, ठीक है जी। तो ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। सिमिलरली आप 18 एंड 5 के लिए भी बना सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस है, ठीक है। ये तो इतना आसान है कि अब डायरेक्टली इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूंगा, बट हाँ कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आता है तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट और समझते हैं और फिर क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे साथ साथ। अच्छा जी, तो ये टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स का। क्या मतलब है इसका, कि आपको एक मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला जाएगा और साथ में एक रूल दे देंगे, रूल या फॉर्मूला बोल दीजिए कि जी एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए, मान लीजिए एग्जांपल लेके समझते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स बनाइए जिसके अंदर एलिमेंट का फॉर्मूला, मतलब AIJ जो दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है, AIJ इज गिवन एज, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं भी I+J ले लेता हूँ, ठीक है, फिर और क्वेश्चंस देखेंगे आपके एक्सरसाइज में कुछ दे रखे हैं। तो AIJ इज इक्वल टू I+J, व्हाट डज दिस मीन, कि लेट A बी 2x2 बनानी है हमें, तो A11 A12 A21 A22 ये मान सकते हैं मैट्रिसेस, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है जी, विद दीज 4 एलिमेंट्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इन 4 एलिमेंट्स को इवैल्यूएट करना और उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है, यही है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, A11 A12 A21 एंड A22 इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये 4 इसी ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है, ये एक अच्छा तरीका रहेगा ऐसा करना, सो दैट आप कहीं भी इन नंबर्स को उठा के यहाँ डालने में, मैट्रिक्स में अरेंज करने में गड़बड़ ना करें, बिकॉज दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। नंबर्स तो कैलकुलेट तो बड़ा आसानी से कर लेंगे, करना है क्या है जी, दोनों को ऐड ही तो करना है, ये तो मैं कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। क्या है इसके अंदर, नंबर्स I+J है, मतलब ये तो चलो सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, बट इसमें गलती होने के चांसेस क्या रहेंगे, कैलकुलेशन तो ध्यान रखनी है, वो तो बेसिक कैलकुलेशन हो गई, बट ये नंबर जब आपने कैलकुलेट कर लिए तो ध्यान रखिए इनको प्लेसमेंट सही करनी है। अगर आपने A12 यहाँ लिखा होता तो आप हो सकता है A12 की जगह A21 लिख दें, या A21 की जगह पर कुछ और एलिमेंट लिख दें। कुछ लोग इस तरीके से कैलकुलेट भी करते हैं कि A11 A12 A21 A22 ऐसा निकाल लिया, और जब नंबर्स पुट कर रहे हैं उनकी प्लेसेस पे तो आप गलत नंबर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत करने के बाद नंबर आप प्लेसमेंट ठीक नहीं करोगे तो ऑब्वियसली नंबर कट जाएंगे आपके, तो ये ध्यान रखना है। तो जी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बन गई, नंबर्स प्लेस करने थे यहाँ पर, तो मैंने जो नंबर रखे जैसे जिस ऑर्डर में निकाले हैं उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पर नंबर वापस प्लेस कर दिया और ये हमारे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गए।
बात समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स का। ठीक है, इस पे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देखिए कैसे हैं। अब देखो जैसे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं, बस यहाँ पर फॉर्मूले अलग अलग दे रखे हैं। तो कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स बना रखी है, इसको 3/4 बना रखा है। चलिए 3/4 करके बता देता हूँ। 2/2 तो हमने देख ही लिया एग्जाम्पल, और इनमें तो आप वैल्यूज पुट करके निकाल ही लेंगे, ये भी हो जाएगा। बट ठीक है, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको भी लगेगा सर आपने बड़ा वाला क्वेश्चन करवा दिया, छोटे तुम कर ही लेंगे। ठीक है जी। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, लेट ए बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो 3/4 मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो A11, A12, A13, A14, फर्स्ट रो में तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, और सेकंड में A21, 22, 23 एंड 24 आएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या आएगा जी, 31, 32, 33 एंड 34। ये क्लियर है जी यहाँ तक? तो लेट ए बी दिस। अब ये 12 एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली 3 into 4 12 एलिमेंट्स हैं। 12 एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है, तो ये तो आप कर सकते हैं। एक बार मैं ये बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ओके चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर उठा के मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, सो दैट हमारे पास जगह बन जाए। ठीक है जी, ये ओके। नाउ अब हमें क्या करना है इसके अंदर, देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन भी और अदरवाइज गड़बड़ ना हो तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसी ऑर्डर में नंबर्स निकालिए जिस ऑर्डर में आपने प्लेस करने हैं, यू नो। तो पहली रो एक ही लाइन में ऐसे निकालिए, फर्स्ट रो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और बड़े सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको कर लीजिए। अब ए आई जे हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, ये वाला। आई की जगह पर हम इसमें ऑब्वियसली 1 पुट कर देंगे, 3 into 1 हो गया ये, प्लस जे भी 1 है इसमें, तो ये तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा जी, -3 + 1 यानी -2, -2 का mod 2 हो गया, 2/2 1 हो गया। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कर ही सकते हैं। A12 क्या हो जाएगा जी, हाफ, और -3i यानी -3 into 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर जे की वैल्यू। ठीक है, जे की वैल्यू तो चेंज हो रही है, यहाँ पर आई तो वही है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 2 is -1, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1, 1/2 आंसर आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, कोई गड़बड़ ना हो, तो आप इन सब नंबर्स को एनसर्कल करते जाइए, सो दैट व्हाइल चेकिंग टीचर को भी मालूम रहेगा, अच्छा ये वाले नंबर्स आपने कैलकुलेट करें और इन नंबर्स को आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो ये थोड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती है, और नंबर मतलब ये गलती होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो सी क्वेश्चन आना एक बात है, उसको करके और फुल मार्क्स लाना दूसरी बात होती है। तो आपको ये सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अब देख रहे हैं आई और जे की वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये कितना हो जाएगा जी, -3 + 2, अगेन दिस इज सेम, ये जैसा था हमारे पास। तो आई और जे, नो दिस इज 3, सॉरी, देखा ये गलती होती है बात करते करते। ओके, तो ये कितना हो गया जी, हाफ इंटू -3 + 3, तो 0 हो गया। ओके, तो ये हमारा 0 एलिमेंट आ गया। ओके, तो A14 कितना हो जाएगा जी, हाफ इंटू -3 into 1 + 4। आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत कंसंट्रेट करके कहने को तो बड़े बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और साथ साथ ये कैलकुलेट भी कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है, मतलब जब भी आप करें तो पूरा फोकस करके अच्छे तरीके से। जैसे ये -3 + 4 यानी 1/2 आ गया। ठीक है जी, तो एलिमेंट्स हमने निकाल दिए। ओके, ये वैल्यूज निकल गई। इसी तरह से मैंने बोला कि प्रेजेंटेशन ये रखनी है कि अब आप A21 निकालेंगे तो A21, A22, A23, A24 ऐसा निकालिए। उसी तरीके से फिर यहाँ पर A31, A32, A33 एंड A34 निकालिएगा। आप समझ रहे हैं, 12 एलिमेंट्स अगर आप इसी ऑर्डर में निकालेंगे तो क्या करना है, इन सारे एनसर्कल्ड एलिमेंट्स को उठा के इसमें डाल देना, दैट्स द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सिंपल है, ये आप कर लेंगे। ये पूरा करके बताऊं, ऑब्वियसली ये तो दिस इज क्वाइट सिंपल, नो। अगर मैं 2 यहाँ पर, चलो एक रो और कर देता हूँ, ए दिस इज -3 2 + 1, तो आपने करना क्या जी, इसको सिंप्लीफाई कर देना, -3 6 हो गया, माइनस यानी 5/2 आ गया। ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा जी, A22 कितना आ जाएगा हमारा, दिस विल बी हाफ इंटू -3 into 2 + 2। AIJ में पुट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, IOJ की वैल्यूज सिंपल, जो हमारे पास IOJ की वैल्यूज हैं वो मैं डालते जा रहा हूँ इसके अंदर, और कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम, सीधी सी बात है ये। तो ये कितना हो गया भाई साहब, -3 -6 -4 यानी कि 4 हो गया ये। ठीक है ना, मॉड वैल्यू निकालनी है ना, मॉड वैल्यू का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव तो कोई आएगा नहीं, ये तो पहले से आपको पता है। A23 will be how much? This will be again this -3 into 2 is -6 + 3, so it will be -3 यानी 3/2 हो गया ये।
ठीक है। ओके, दिस 2 4 विल बी 1/2 एंड देन -3 into 2 + 4। एक बारी वैल्यूज तो जरूर पुट करिएगा। सी कोई भी चांस नहीं छोड़ना है हमें अपना कोई भी नंबर कटवाने का, कि पता चले आपने सारे ठीक कर दिए, एक गड़बड़ हो गया, आप 2 नंबर का क्वेश्चन है जी, आधा नंबर तो बस वैसे ही चला गया आपका। अब बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये बहुत ध्यान से करने वाली चीजें हैं। एनीवेज, -6 + 2 इज दिस इज -2 2 2 2 1 हो गया ये। ओके, चलिए अब इतना कर दिया तो ये पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। तो ठीक है जी, मेरा भी टेस्ट हो जाएगा। 3 into 3 प्लस दिस इज 1, हाउ मच विल बी -3 वोट, और ये हो गया जी, ठीक है, 9। ओके, एंड दिस इज 32, 32 एलिमेंट कितना हो जाएगा जी, -3 into 3 + 2। आप समझ रहे हैं, मैं बार बार आई और जे की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सो दैट यू बी श्योर कि आपने यही करना है। -3 की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू जरूर पुट करनी है एक स्टेप में दिखाने के लिए भी, और अदरवाइज आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज, ठीक है जी। ये 7 हो जाएगा, 7/2 इज दी वैल्यू। क्लियर है जी। और A33 कितना हो जाएगा जी, A33 विल बी हाफ इंटू दिस विल बी मॉड, ठीक है, -3 into 3 + 3, तो ये हो गया आपका 3 3 9, 3 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। Then A34 will be half into -3 into 3 + 4, 3 3 9 5/2। ओके, ठीक है जी। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली हैं, और अब मुझे करना क्या है, सॉरी, अब मुझे क्या करना है कि इन सबको उठा के, वैल्यूज जितनी भी हैं इन सबको उठा के मैंने ए के अंदर प्लेस कर देना है। तो एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ी सी और जगह बना लूं। राइट, तो ठीक है जी, ये हम कर लेते हैं साइड में। ठीक है जी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके ना, अब देखिए हमने जो वैल्यूज लिखी उन सारी वैल्यूज को उठा के मैंने क्या करना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए विल बी, ठीक है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए, और यहाँ पर नंबर प्लेस कर देना। आप समझ रहे हैं, 12 एलिमेंट्स जो मैंने बताए आपको, हमने पहले तो कंस्ट्रक्ट यही करा, उसके बाद सबकी वैल्यूज निकाली है। अब इन वैल्यूज को प्लेस कर देना है विदाउट एनी मिस्टेक। अब आप देखें, यहाँ पर आपको बार बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन ये पूरी उठा के यहाँ डाल देनी है, सिंपल प्लेस कर देना है इन नंबर्स को यहाँ पर। ऐसे करने में क्या है, आपने पहले से अगर उसी ऑर्डर में निकाले हुए हैं तो कहीं कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। आप समझ लो, मतलब आपने गलती होने के चांस को बिल्कुल खत्म कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमने बना के दे दिया। क्लियर है, 2 में से 2 नंबर मिल गए। ओके, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। अब यहाँ देखिए जी, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या होती हैं जी, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के अंदर फिर डायगोनल, स्क्वेलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, एक जीरो मैट्रिक्स भी होता है। इन सबका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो है, देयर इज जस्ट वन सिंगल रो, कॉलम्स चाहे जितने भी हो जाएं। एग्जांपल ले लिया 1 2 3, ठीक है। तो इन जनरल अगर जैसे यहाँ लिखा गया है दैट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और उसका ऑर्डर क्या होगा जी, इट बी 1 रो n नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ पर 3 है, देयर कुड बी 1 0, ये भी हो सकता है। ठीक है, 2 कॉलम्स हो गए तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/3 है, इसका ऑर्डर 1/2 है। क्लियर है जी। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है, नाम से अगेन पता चल रहा है, मैं एक ही कॉलम बनाऊंगा और रोज यहाँ पर जितने भी हो जाएं, तो रोज इस केस में कितने हैं, 3 है, तो 3 और कॉलम 1 रहेगा। तो इन जनरल इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, m/1। इसका ऑर्डर क्या था जी, 1/n। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, n कुड बी 1 ऑल्सो, m कुड बी 1। मतलब सिंपल अगर मैं बात करूं, ये एक एग्जाम्पल है जो कि रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर m और n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इक्वल होंगे। समझ रहे बात, मतलब क्या हो सकता है जी, अगेन यहाँ पर ये वाला एग्जांपल जो है 1/1 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मान लीजिए मैं 1 2 0 -1 ये बना दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ 2/2 मैट्रिक्स।
m और n इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिसेस को इस तरीके से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू aij इन स्क्वायर ब्रैकेट m बाय n लिख दो, n बाय n लिख दो, हार्डली मैटर, सिंबल ही तो है ये। तो m और n इक्वल होंगे, तो ऑर्डर m बोल दिया जाता है। ऑर्डर m बाय n या n बाय n ना बोल करके हम इसमें सिंपली बोल देते हैं ऑर्डर m, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 1, इस टाइप से बोला जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए पहले हम समझते हैं डायगोनल क्या होता है। तो जी मैंने आपको सिंबॉलिकली बताया कि ये एक जनरल वे होता है हमारा मैट्रिक्स को लिखने का। अगर मैं 2 by 2 की बात करूं, उसी तरीके से अगर 3 by 3 की बात करूंगा तो A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, और यहाँ पर क्या आएगा जी A31, A32, A33, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, हम डायगोनल मैट्रिक्स जो बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, ठीक है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर के अंदर अगर हम वैसे डायगोनल जानते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलने वाली ये लाइन, तो यहाँ पर हम इसको डायगोनल बोल रहे हैं जी A11, A22, और इसमें किसको बोल रहे हैं डायगोनल, A11, A22, A33 वाली जो यहाँ पर लाइन है। अब ये समझिए यहाँ पर कि हमने इसको डायगोनल बोला है और इसको डायगोनल बोला है, तो एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि वो वाले एलिमेंट्स जिनमें i और j इक्वल होते हैं, i और j की पोजीशन, ठीक है, i और j इक्वल है इसमें, इनमें नहीं है। ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, मतलब ऊपर अपर साइड पे और लोअर साइड पे डायगोनल के वो अनइक्वल है i और j, इसमें भी और इन सब में भी आप देखें तो i और j अनइक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में जो डायगोनल है इस पर i और j इक्वल है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा ध्यान रखिएगा, डायगोनल आप कहोगे जी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर वाला डायगोनल होता है, तो ये एक बालक पूछ रहा था सर इसको भी डायगोनल बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा जी नहीं, इसको डायगोनल बिल्कुल नहीं बोलेंगे बच्चे, ध्यान रखना है कि ये डायगोनल क्यों नहीं है, बिकॉज डायगोनल की कंडीशन ये है कि जी i और j इक्वल होने चाहिए, तो ये डायगोनल हुआ और ये डायगोनल हुआ, क्लियर है। अच्छा तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है जी, डेफिनेशन दे रखी है, a इज इक्वल टू aij m बाय n, ठीक है ना। m बाय n का इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो ऑर्डर तो m ही रहने वाला है, इसको आप करेक्ट करिएगा, m बाय m की बात ही करेंगे, ऑर्डर m की, वेयर aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। आई गेटिंग दिस डेफिनेशन, वो क्या बोलते हैं जी, डायगोनल मैट्रिक्स वो है जहां पर कि डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे, डायगोनल पे जीरो नहीं है, ठीक है। इनमें से एक जीरो हो जाए चलेगा, तीनों जीरो नहीं होंगे, तीनों जीरो होंगे तो फिर वो अभी हम बात करेंगे वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जहां पर आई और जे अनइक्वल हैं, वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है जी, इन पर जीरो नहीं है। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे सारे के सारे व्हेनेवर i इज नॉट इक्वल टू j, देन इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स के आगे दो और टाइप्स की मैट्रिसेस हैं, वो भी समझते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी, मैंने बोला जी 1 2 3 यहां पर लिखा हुआ है और बाकी सब जगह पर लेट्स से 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं जी ये 1 2 3 जो था डिफरेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर ये सेम हो जाए तब भी ये रहेगी तो डायगोनल, लेकिन इसका नाम बदल करके हम इसको क्या बोल देंगे जी, वी कॉल इट एज अ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब यहां पर अगर सारे नंबर्स सेम हो जाएंगे के स्केलर व्हेन i इज इक्वल टू j, तो डायगोनल वाली पोजीशन पर अगर aij की वैल्यू एक कांस्टेंट एक सिंबल नंबर है सिंपल, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, बाकी सब तो जीरो है ही, ठीक है जी, ये जीरो है, i इज नॉट इक्वल टू j, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। और वहीं अगर ये k की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब डायगोनल पर अगर 1 आ जाए और बाकी सब जीरो है, देन वी कॉल दिस एज अ स्पेसिफिक केस, दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। आई से डिनोट करते हैं इसको, ए आई जे एम बाय एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे 1 होगा अगर आई जे के इक्वल है, और ए आई जे 0 है अगर आई जे के इक्वल नहीं है, ठीक है। आई और जे इक्वल नहीं है मतलब ये वाली पोजीशन जहां पर आई और जे इक्वल नहीं है वो 0 है, ये भी 0 है, और बाकी जो बीच में जहां आई और जे इक्वल है दैट मींस डायगोनल पे वहां पर एलिमेंट 1 होगा, देन इट इज कॉल्ड आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर ऐसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो आई2 लिख दिया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो आई3 लिख दिया जाता है, इस तरीके से समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, हमें इनकी जरूरत एमसीक्यूज में पड़ सकती है, प्लस क्वेश्चंस करते टाइम हम लोग देखेंगे। अच्छा तो हमने ये टाइप्स डिस्कस करी, एक टाइप और जीरो मैट्रिक्स भी देख लेते हैं, वो देखिए क्या होता है। तो जी जीरो मैट्रिक्स जैसा नाम से ही पता चल रहा है सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसके अंदर,
इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है जी। ये जीरो ये भी मैट्रिक्स है, देन अगर मैं इसके अंदर ये बना दूं तो भी ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, और इनको हम कैपिटल ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स रखे हमने, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। क्लियर है जी? तो जी ये हमने करी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लेते हैं। उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस जो रह गए हैं 3.1 के, वो कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जी अगला, थर्ड कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी ए बी के इक्वल कब होता है और इसका क्या मतलब है। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है? मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम बाई एन उसका ऑर्डर है, और दूसरा एक मैट्रिक्स है एम बाई एन, उसका भी ऑर्डर है। अब दोनों के ऑर्डर सेम रखे तो मतलब ये पहली कंडीशन है, कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। आप समझ रहे हैं बात? यानी दोनों के ऑर्डर, लेट्स अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए। 3/2 होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। और साथ ही उसके हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। यू रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में जब बात करी थी, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स थी और मैं कह रहा था जी हम 5 को उठा करके यहाँ और 3 को उठा के यहाँ रख दें, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। ये दोनों अनइक्वल हैं, भले ही इनका ऑर्डर दोनों का सेम है कि जी 2/2 ये है, 2/2 ये भी है, बट इसमें पोजीशनिंग ऑफ द एलिमेंट, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। ये एलिमेंट मैच कर रहा है इससे, तो लेकिन ये 5 जो है 3 के इक्वल तो नहीं होता है, और ये 3 5 के इक्वल नहीं होता है, तो ये पोजीशनिंग गलत हो गई, मतलब ये एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए हैं। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए थे। एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट हो जाता है देन दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। रिमेंबर दिस। क्लियर है? अब मान लीजिए अगर मेरे पास एक क्वेश्चन हो कि जी दिया जाए एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है A इज इक्वल टू ए बी सी डी लेट्स से, और एक मैट्रिक्स आपको दे दिया B इज इक्वल टू से -1 0 2 हाफ लेट्स से। ठीक है जी। और आपको बोला जाए दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इफ इट इज गिवन दैट A इज इक्वल टू B। अगर ए और बी इक्वल गिवन है तो एबीसीडी की वैल्यू, तो भैया ये तो बड़ा आसान हो गया। 2/2 मैट्रिक्स, पहली बात तो इक्वल है, तो ये तो दिख भी रहा है 2/2 इसका ऑर्डर है, 2/2 इसका ऑर्डर है, ये तो क्लियर होगी पहली कंडीशन। दूसरी क्या है? ये इक्वल कब होंगे? जब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, यानी ए जो है इसका ए जो है वो 1 के -1 के इक्वल होगा। बी एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। सी किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के। और डी होना चाहिए हाफ के। तो ये एबीसीडी की वैल्यूज निकल गई। अगर ये वैल्यूज आती हैं तो ये इक्वल होंगी, और अगर इक्वल दे रखा है तो एबीसीडी की ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसी से बेस्ड क्वेश्चन है हमारे बड़े आसान से, वो देख लेते हैं आगे। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर ही बोल रहे हैं वो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दे रखी हैं अगेन। ठीक है, अब क्या करना है जी? एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालनी है तो डायरेक्टली हम देख ही सकते हैं। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, z इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 1, 5 और 5 तो इक्वल है, तो ये तो डायरेक्ट इक्वेट करके हम बता पा रहे हैं कि वैल्यूज कितनी आ रही हैं। ठीक है जी। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि 1 1 a11, मतलब अगर मैं aij और bij अगर इसको बोलूंगा देन a11 शुड बी इक्वल टू b11 दूसरे मैट्रिक्स का, a12 शुड बी इक्वल टू b12, A21 should be equal to B21, then A22 will be equal to B22, 2/2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो इक्वल हो जाती हैं, और इक्वल दे रखा है तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूँ जी, इनकी वैल्यूज निकालनी है मेरे को, तो अगेन मैं क्या कर लूंगा, बाय यूजिंग, लिखने का तरीका क्या रहेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऐसा लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस व्हाट वी गेट क्या लिखेंगे जी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, ये तो सिंगल कॉलम है, ये भी सिंगल कॉलम है, ऑर्डर क्या है इसका 3/1 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, दोनों का ऑर्डर 3/1 है, इक्वल तो वैसे ही दे रखा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग, इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, ऑर्डर तो दोनों के सेम है ही। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया हमने बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सॉरी, ये क्या दे रखा है जी हमें, दिस इज z, x प्लस जेड। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको
समझाते समझाते बोलते बोलते गलती हो जाती है, तो आपको बहुत केयरफुली करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास यहाँ 3 दे रखे, अब ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो जी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। क्या तरीका रहेगा जी, अगर मैं 3 इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ इनमें, तो सबसे पहले तो मैं पुटिंग एक्स प्लस जेड की वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एक्स प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, वी गेट y प्लस 5 इक्वल्स टू 9। बात समझ में आ रही है बच्चे? कई बच्चे थोड़ा देख रहे होंगे, सर ये क्या कर दिया, x प्लस जेड की वैल्यू बेटा 5 पुट कर दी मैंने, तो ये y प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आया, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 4। तो जी एक वैल्यू निकाल दी, बस एक निकल गया, तो बाकी तो हो ही गया। आप इधर में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा जी, ये z इक्वल्स टू आ जाएगा 7 माइनस 4, दैट विल गिव मी 3, तो z इक्वल्स टू 3 आ गया, z आ गया, y आ गया, इसमें पुट कर दो z की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बड़े आसान से आपके ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके ऊपर, और आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ये अब आपने क्वेश्चन खुद से करना है, बिल्कुल डू इट योरसेल्फ। एबीसीडी की वैल्यूज निकालनी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या करेंगे जी, a माइनस बी को आप -1 पुट कर देंगे, राइट, 2a प्लस सी को 5 एंड दिस, इसको 0 और इसको 13, और उसके बाद एबीसीडी की वैल्यूज निकाल लीजिए। लीनियर इक्वेशंस हैं ये, सिंपल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये भी बड़े ही आसान एमसीक्यूज हैं आपके 3.1 में। आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये तो हम जानते हैं m और n जब इक्वल होते हैं तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है जी। लेस देन ग्रेटर देन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो m इक्वल्स टू n होगा। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है कॉन्सेप्ट। तो आप देख रहे हैं 3 ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, एक तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस आ गया, एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आ गया, अगला फिर हम ऑर्डर की बात करेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पर 3 एमसीक्यू दे दिए इन्होंने, और 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोले थे कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और वही हो रहा है जी। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जी इक्वेट करके यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से, दिस गिव्स मी -7/3। अब ध्यान ये रखना है, पहली बात तो यहाँ पर x की वैल्यू -7/3 कहीं है ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप ये नहीं नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऑब्वियसली मतलब अगर मेरे को तो मालूम है कि इसका आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड है, तो मैं क्वेश्चन कई बार कर चुका हूँ, ठीक है, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। अब किसी ने सपोज करो ये वाला इक्वेट ना करके इक्वेट कर लिया जी y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 तो दिखाई दे रहा है जी, बच्चा कहेगा अच्छा ये वाला आंसर हो सकता है। तो बेटा दौड़ नहीं लगानी है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि गलती ना हो जाए, जो वैल्यूज आप निकाल रहे हैं वो सब जगह वेरीफाई होनी चाहिए। अब किसी ने अगर ये पहले निकाल लिया तो यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू आ रही है जी, इधर 2 ले गए, 2 -2/3, अब -2/3 तो दिखाई दे रहा है जी, x की वैल्यू -2/3 कहीं है, यहाँ है, और y की वैल्यू 7 भी आ रही है। तो ये तो इसको आप कहेंगे जी ये दोनों इक्वेट करने के बाद मेरे पास सी आंसर आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली जो एलिमेंट की वैल्यूज थी वहां से x की वैल्यू -7/3 आ रही है, x की वैल्यूज ही 2 आ रही है, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच करने चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी रिस्पेक्टिव एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, एक भी अगर डिफरेंट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ तो मैच करेंगे नहीं, एक्स की वैल्यूज निकाल नहीं सकते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये आंसर हो गया जी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, तो रिमेंबर दिस। Now, number of all possible matrices of order 3/3 with each entry 0 और 1, ये आता है जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यूज होगा आपका 11th का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक 3/3 मैट्रिक्स बनानी है हमें। 3/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे अंदर, 9 एलिमेंट्स 3/3 में, 3 रोज 3 कॉलम्स, 9 एलिमेंट्स हमें फिल करने हैं बाय यूजिंग आइदर 0 और 1। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, फिर 0 1 1 0 1 1, कुछ भी डाल दो, मतलब रैंडम कुछ भी डाल दिया, तो 0 1 कुछ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो भैया ऐसी कितनी सारी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं 0 1 को यूज करके, तो भैया सारी बनाने तो बैठूंगा नहीं मैं। आप समझ रहे हो, इतने सारे वेज हो सकते हैं इसके। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे कुछ याद आता है क्या था जी, मान लीजिए हमारे पास 9 डिफरेंट पोजीशंस हैं, 9 डिफरेंट पोजीशंस ही तो हैं हमारे, 9 डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। तो 9 डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर हमें अपने 0 1 को प्लेस करना है, तो एक प्लेस को फिल करने के कितने वेज है हमारे पास, 2 वेज, 0 या 1।
दो वेज हो सकते हैं। तो एक प्लेस को अगर मैं 2 वेज में फिल कर सकता हूँ, दूसरे को भी 2 में, तीसरे को भी 2 में एंड सो ऑन, तो भैया 9 टाइम्स अगर करना है तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं इनको क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 9 आ जाएगा हमारे पास, और 2 रेज टू द पावर 9 बच्चों 5 1 2 होता है, ये हम जानते हैं। क्लियर है जी। तो यहाँ पर थोड़ा हमने कॉन्सेप्ट यूज करा अपना 11th क्लास का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है, 3 कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं और इसके आगे भी चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये देखिए हमारा सिलेबस क्या कहता है। ठीक है जी, तो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से देखें अगर हम, तो हमने मैट्रिसेस जो अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर्स हैं जी, एक मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में कर रहे हैं हम लोग। आज हमने 3.1 करी और कॉन्सेप्ट कौन कौन से करे जी, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, नोटेशन भी समझ ली, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक ट्रांसपोज अभी नहीं करा, ये हम करेंगे आगे, बाकी टॉपिक्स करने हैं हमें। ओके, तो ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए। ठीक है, फिर आगे इन सारे एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बने रहिए साथ में। और ये देखिए, ये देखो जी, एलजेब्रा जो कि आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 3 एंड 4 एनसीईआरटी का 10 मार्क्स आपको देगा जी। बहुत ही आसान, 80 में से 10 नंबर तो इसी में बन जाएंगे, मतलब लगभग क्या एग्जैक्ट 12.5% आपका यहीं से स्कोर हो जाता है। और बड़े स्कोरिंग चैप्टर्स हैं दोनों। ठीक है जी, अच्छे से समझेंगे, आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगली एक्सरसाइज पे जाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर भी लिंक है, क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।